हूँ आपके साथ तुलिका सिंह। आज की कुछ अहम खबरों पर करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल शहर में निरीक्षण किया। भोपाल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोहेफिजा में निरीक्षण व कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट में लोगों से बातचीत की और पूछा कि वे किस काम से यहां आए हैं और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। कलेक्ट्रेट में लोगों का हालचाल जाना, उनसे कोरोना से बचने और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही। साथ ही अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने रायसेन रोड के बाद कोकता ट्रांसपोर्ट नगर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी एम शैलेंद्रन भी उनके साथ मौजूद थे। लोक सेवा केंद्र में जो आवेदक आ रहे हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। जनता दरबार में सीएम तुरंत संबंधित अधिकारियों को उस व्यक्ति की समस्या हल करने का निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि कोरोना पीरियड में भी इसी तरह जनता का हाल जानने शिवराज सिंह चौहान घूमे थे। उन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में घूमकर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी थी और उसके निदान के आदेश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा केंद्र पहुंचकर 4 लोगों से बात की जिन्होंने लोक सेवा के तहत आवेदन किए थे। सीएम का कहना है कि सभी ने यहाँ के काम से संतुष्टि जताई है, किसी को कोई समस्या नहीं है। आवेदन करने के उसी दिन उनको जानकारी मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर है पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। कश्मीर के भी कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि बर्फबारी के कारण विशेष रूप से मीन मार्ग और सोनमर्ग जोजिला 0 पॉइंट राजमार्ग पर यातायात सोमवार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर दोनों ओर से किसी भी वाहन को आने या जाने की अनुमति नहीं है। एक यातायात अधिकारी ने बताया कि सोनमर्ग, जोजिला मिनी मार्ग और शितानी नाला सहित श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सोमवार सुबह से हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके बाद से वहां फिसलन हो गई है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रविवार रात के दौरान ताजा बर्फबारी हुई और यह मंगलवार शाम तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने कश्मीर और लद्दाख में और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन गुलमर्ग और पहलगाम में भी सोमवार को भारी बर्फबारी हुई। अधिकारियों ने कश्मीर के गांदरबल और कुपवाड़ा जिले में अगले 48 घंटों के लिए पहले ही हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी है और लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में जान से बचने के लिए कहा गया है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर है दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर विस्तार से हलफनामा दे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को 3 दिन का वक्त दिया गया है और पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जिसके बाद अदालत में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये सिर्फ केंद्र दिल्ली का मसला नहीं है। 15 नवंबर को केंद्र की ओर से गृह मंत्री ने कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी काम करने की जरूरत है। अदालत ने कहा है कि अगर राज्यों ने अभी से ही पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो दिसंबर की स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि अदालत में सोमवार को कोरोना बीमारी की वजह से हुई मौत के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के मसले पर सुनवाई हुई। उसी दौरान अदालत ने कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। अदालत ने पूछा कि मुख्य मुद्दा ये है कि इस वक्त अस्पतालों की स्थिति क्या है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि निजी अस्पतालों में व्यवस्था बढ़ाई गई है और 80% आईसीयू में रिजर्वेशन किया गया है। दिल्ली सरकार के वकील की ओर से अदालत ने कहा गया कि उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्योहारों की सीजन के बाद से ही दिल्ली में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में भी दिल्ली में 6000 से अधिक नए केस सामने आए और 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में इस वक्त 40,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर है दक्षिण पश्चिम तटों और बंगाल की दक्षिण खाड़ी में हवा का दबाव बढ़ने की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में साइक्लोन निवार का खतरा मंडराने लगा है।
पुडुचेरी और चेन्नई में 23 नवंबर को तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इस तेज हवा के तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इस तूफान के 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर बसे इलाके कराईकल और मामल्लपुरम में पहुंचने का अनुमान है। अगर हवा का दबाव उत्तर पश्चिम की ओर जाता है तो निवार तूफान उत्तर पूर्व होते हुए 24 नवंबर को श्रीलंकाई तटों पर पहुंच सकता है। निवार तूफान के प्रभाव से तटीय इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी इन इलाकों की परेशानियों को बढ़ा सकती है। तूफान के प्रभाव की वजह से साउथ पेनिसुलर इंडिया के क्षेत्रों में बारिश सामान्य की तुलना से ज्यादा होने की संभावना है। वहीं 24 से 26 नवंबर के बीच इस तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रायलसीमा और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 24 से 25 नवंबर और आंध्र प्रदेश के दक्षिण और रायलसीमा में 25 से 26 नवंबर और तेलंगाना में 26 नवंबर को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इस दौरान मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने और सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी उत्तर प्रदेश की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक के पहले दिन स्वरोजगार, धर्मांतरण और सामाजिक समरसता का मंत्र स्वयं सेवकों को और संघ के आनुवंशिक संगठनों को दिया है। संघ प्रमुख ने जिस तरह से अनुसूचित जाति व जनजाति के बीच सामाजिक समरसता और बेरोजगारी की समस्या के समाधान का रास्ता खोजने के साथ साथ स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने पर जोर दिया है, उसके पीछे सियासी मायने भी छिपे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बना था, जिसके चलते एनडीए को जीतने में पसीने छूट गए थे। ऐसे में यूपी में 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनी। उससे पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों को और संघ के आनुवंशिक संगठनों को इस दिशा से काम करने का सीधे तौर पर संदेश दिया है, ताकि आगे किसी तरह का कोई सियासी संकट न खड़ा हो सके। प्रयागराज की यमुना पार के गोहनिया स्थित वशिष्ठ वात्सल्य नर्सिंग कॉलेज में चल रहा संघ की बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रविवार को पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में बताया गया है कि कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरी चली गई और काफी संख्या में लोगों का व्यापार चौपट हो गया। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना काल में उपजी बेरोजगारी के समाधान का तरीका सुझाया है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि स्वयंसेवकों के माध्यम से बेरोजगार को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कराएं, उन्हें कुटीर उद्योग के लिए प्रेरित करें और जहां जैसी आवश्यकता हो सामर्थ्य के अनुसार मदद करें। बैठक में कहा गया कि संघ की रीति नीति के प्रति झुकाव रखने वाले व्यवसायी सक्षम लोग अब आगे आएं और बेरोजगारी को रोजगार उपलब्ध कराएं। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए कई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शादी में बैंड और डीजे पर रोक नहीं रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। शादी में 100 लोग हो सकेंगे शामिल। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, वहीं महाराष्ट्र में बिजली विभाग की मनमानी को लेकर किसान और आम आदमी पार्टी के लोग बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पुणे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के आवास पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। साथ ही मांग है कि जल्द से जल्द बढ़ते बिजली की समस्या का निवारण करें और बिजली विभाग का मनमानी कारोबार रोकें और राज्य की जनता के बिजली के बिल माफ किए जाएं। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 किलोमीटर दूर गूलर के पास एक निर्माणाधीन 4 लेन पुल ढह गया। इसमें कार्य कर रहे 15 मजदूर घायल हो गए, जबकि 4 की हालत बेहद नाजुक है, जिन जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और घायलों को एम्स ले जाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस और आपदा प्रबंधन दल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। आपको बताया जा रहा है कि हादसे के बाद 15 लोग पुल पर काम कर रहे थे, तभी अचानक पुल का आधा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गुलेर के पास निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होने पर इससे हुई दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। साथ ही इस घटना को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घायलों को शीघ्र अवस्था लाभ की कामना की है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे देखते हुए राज्य सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को गति प्रदान कर सकता है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के लोगों से कोविड-19 के विरुद्ध अपनी सावधानियां कम नहीं करने तथा दूसरे लॉकडाउन से बचने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे उन्हें रात का कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है, लेकिन वह नहीं मानते कि ऐसी पाबंदियों को लागू कर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी चली गई है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जम्मू के अनंतनाग पहुंचे। जहां पहुंचे उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को भाजपा ने नहीं बल्कि संसद ने निरस्त किया है और सांसद द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए खत्म किया गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसे बहाल नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के कई मुख्य धारा दलों ने अनुच्छेद 370 को वापस लेने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिला विकास परिषद में रणनीति के साथ भाजपा जम्मू से लेकर कश्मीर तक चुनाव प्रचार को रफ्तार दी है। पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता जम्मू कश्मीर के दोनों संभोग में डेरा डाले हुए। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन ने कश्मीर में तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रचार किया। शहनवाज हुसैन कश्मीर में कुछ और दिन रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में पार्टी के कुछ और वरिष्ठ नेता भी यहां आएंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। सभी 20 जिलों में 280 सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव होगा। श्रीनगर में शहनवाज ने पीपुल्स अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि गुपकार गैंग इस भरोसे में है कि अनुच्छेद 370 बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा। जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं उसी तरह मैं भी दावा कर रहा हूं कि शहनवाज ने कहा कि उचित प्रक्रियाओं के अनुसार इसे निरस्त कर दिया गया है और संसद के दोनों सदनों में इसे पारित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 120 दिनों में देश के हर एक राज्य का दौरा करेंगे। यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। इस यात्रा के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष सभी राज्यों में रुकेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। असल में बीजेपी अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिसंबर के पहले सप्ताह से देश भर में 120 दिनों का प्रवास अभियान शुरू होगा। यह अभियान 5 दिसंबर को उत्तराखंड से शुरू होगा। कार्यक्रम का मकसद संगठन को और मजबूती प्रदान करना है और बूथ इकाई को और सक्रिय और मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रवास योजना में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियों के साथ बैठक होगी। मंडल अध्यक्ष और मंडल समितियों के साथ बैठक होगी। इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता, 2024 चुनाव की रणनीति पर मंथन, संवाद और वैचारिक दृष्टिकोण बनाने और परिवार पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करने पर भी काम किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सुरंग मिली है। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग की लंबाई करीब 150 मीटर है। इसी सुरंग के जरिए नगरोटा में आतंकी घुसे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला है।
रेत के बैग और लकड़ियों के इस सुरंग को छिपाया गया था। रेत के बैग पर पाकिस्तान का पता छुपा हुआ है। सुरंग में आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। इससे पहले जांच एजेंसियों ने शक जताया था कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों ने भारत में घुसपैठ के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया। इसी सुरंग से आतंकी 18 तारीख को रात को यहाँ आए थे। पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। आज 12 बजे के करीब ये सुरंग मिली है। पाकिस्तान के बैग में सुरंग के मुंह से निकाले गए हैं। डीजीपी ने बताया ये टनल करीब 150 मीटर है, लंबी है और 15 से 20 फीट जमीन से गहरी है। पाकिस्तान के अंदर इसका एंट्री पॉइंट बनता है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि पुरानी सुरंग भी इसी तरह सरकंडे के अंदर थी। इसी तरह की जगह की चुनी जाती है जिसमें निकलते वक्त मूवमेंट करते वक्त किसी को पता न चले। आपको बता दें कि 19 नवंबर को जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रक में ही मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल ये आतंकी जम्मू के सांबा इलाके में उस पर पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके से घुसपैठ कर जम्मू की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों से एनकाउंटर के बाद उनके पास से मोबाइल फोन, जीपीएस, वायरलेस सेट बरामद हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। आतंकी जम्मू के त्राल का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे नगरोटा केस के बारे में पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी बिहार से है। बिहार विधानसभा की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र को शुरुआती दिन से सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण सुबह के 11 बजे से शुरू हो चुका है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सेंट्रल हॉल में होने वाली इस कार्रवाई में आज और कल नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वहीं 25 नवंबर को स्पीकर का चुनाव हुआ। स्पीकर के पद संभालने के बाद 26 नवंबर को संयुक्त सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर उसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 26 और 27 नवंबर को चलेगी। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की बैठक भी 26 और 27 नवंबर को बुलाई गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी और सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में एमएसपी का एक जवान भी घायल हो गया। फिलहाल मुठभेड़ के स्थल पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खबर के अनुसार नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कांकेर के कोसरेंडा कैंप के पास मुठभेड़ हुई है। यह इलाका ताड़ोती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मारे गए नक्सलियों के पास से एसएलआर समेत 12 बोर राइफल जब्त किए गए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ के बाद उन्हें पकड़ा जा चुका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल एबी स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।